अभी मेंस हुआ है 2024 का, उसका गाइस GS4 का पेपर आज हम करने वाले हैं, जैसा कि हम देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। और इसमें गाइस हम जानते हैं 3 घंटे का ये पेपर होता है, 250 नंबर का पेपर ये बेसिकली होता है। अब देखो, हालांकि इस पेपर के अंदर क्वेश्चन कम होते हैं, 12 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस 12 क्वेश्चन को देखकर ज़रा भी भूल में नहीं आ जाना कि बड़ा हम आराम आराम से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी हैं जो आपको लगेगा कि BC क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। तो इस भुलावे में नहीं आना। दूसरा, अगर आप आइडियल स्कोर जानना चाहते हो तो देखो, जो एक टॉपर्स रहे हैं 141 भी मार्क्स आए हुए हैं उनके, लेकिन फिर भी आप समझो 100 से 120 के बीच का आइडियल स्कोर होता है कि अगर आपका स्कोर 100 से लेकर 120 के बीच में है तो आपने पेपर ठीक ठाक अटैम्प्ट करा है, ठीक है ना। 141 भी गया है स्कोर, तो बहुत जाता है GS4 के अंदर। और देखो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ऐसे का पेपर, एक GS4 का पेपर प्लस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, यही आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब जाने से पहले, क्वेश्चन पेपर को करने से पहले, हम सीधा पहले कुछ इसको देख लेते हैं कि हाउ टू अप्रोच दिस पेपर, बिकॉज दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क कि भाई आपको ये पता होना कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। देखो, GS पेपर जो 4th है, जैसा मैंने आपको कहा कि एक गुड स्कोर 100 to 120 होता है। और इसमें ऐसे कौन कौन से, जैसे देखो, हम ना यही जानना चाहते हैं कि हमारे पास करंट मटेरियल क्या क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए बच्चों का बहुत सवाल रहता है कि मैम स्टडी मटेरियल क्या क्या यूज़ करें के लिए। देखो, एक तो है कि आप ना जितना भी सिलेबस है, उसकी जितनी भी बेसिक डेफिनेशन है, उसको या तो आप इंटरनेट से निकाल लो, ठीक है, या हमारे पास एक लेक्सिकन की किताब भी आती है, उसको आप देख सकते हो। इसमें ना बुक्स नोट डाउन कर लो, कौन कौन सी बुक्स इसमें बेसिकली आप स्टडी मटेरियल के लिए कर सकते हो। तो देखो, बुक नंबर 1 आप देखो, जो आपका चैप्टर क्लास 12th का साइकोलॉजी का जो NCERT है ना, क्लास 12th की जो साइकोलॉजी की NCERT है, उसके आप चैप्टर 6 और 7 कर लो। उससे आपका एक टॉपिक एटीट्यूड और ग्रुप फॉर्मेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेक्सिकन का मैंने आपको बता दिया, बेसिक डेफिनेशन एंड ऑल के लिए, वो ठीक है। यू कैन डू प्रीवियस ईयर पेपर्स, दैट इज़ एन वेरी गुड थिंग, ठीक है। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, आप ना इग्नू का मटेरियल उठा सकते हो। इग्नू का जो एथिक्स वाला है ना, उसको उठा लो आप, उसमें से आपको कई सारी डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। जितने भी कोड्स होते हैं उनके लिए आप इंटरनेट से पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स नहीं छोड़ने हैं। तो जब विजन IAS का PM पाठशाला करंट अफेयर्स में जितने भी एथिक्स के टॉपिक 1-1.5-2 साल के जो करवा रहा है, उसको पूरा प्रिपेयर कर लो। तो एथिक्स आपका इन सब चीज़ों से क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मामला। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ जैसे ARC रिपोर्ट होती है, एथिक्स इन गवर्नेंस, कैसे ही गवर्नेंस को RTI कैसे प्रमोट कर रहा है, सिटीजन सेंट्रिक कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके लिए यू कैन रीड ऑल ARC रिपोर्ट्स। मॉरल थिंकर्स के लिए गूगल कर लो, ठीक है ना। और बाकी सिलेबस में जितना भी है, जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह है, उसको कहीं लिख लो। जहाँ फ़्लो चार्ट बनाना हो वहाँ फ़्लो चार्ट ज़रूर बना लो, माइंड मैप्स बना लो, ताकि आपको याद रहें चीज़ें, है ना। और हर क्वेश्चन में आपकी देखो अपॉर्चुनिटी में ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ना अपने पर्सनलाइज्ड लाइफ विद रियल एग्जाम्पल लिखो। ये भी ध्यान रखना, इससे आपका ना बहुत क्रिस्प आंसर बन जाएगा। आप जब बिल्कुल ही वैसे प्रोफेशनल कॉलेज टाइम के अपने एग्जाम्पल्स लिखोगे एथिकल वैल्यू के साथ जुड़े हुए, या हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लिखोगे ग्रेट लीडर्स की लाइफ से, तो भी आपको एक बहुत बड़ी एज मिलेगी, ठीक है। केस स्टडीज़ के लिए यू कैन राइट इन इंजीनियर्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्यूशन वगैरह लिख सकते हो, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्यूशन ऐसे होने चाहिए कि वो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हो। ऐसा ना हो कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर कहीं से भी शुरू करो, लेकिन ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। GS पेपर का जो 4 का पेपर है, ये सारे पेपरों में सबसे ज़्यादा लेंथीस्ट होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडी आई हुई हैं कि आप समझ नहीं पाओगे। तो ये एक बात है। दूसरा, आप देखो जितने भी ना GS4 का पेपर तब आप करने बैठते हो जब आपने इतने टफ पेपर्स, टफ भी, और कितना यार, कितना सोचो, आप अभी तक 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके होते हो।
60 भी क्या, ऐसे भी ले लो अगर आप, तो सोचो GS1, GS2, GS3, GS4 तक आते आते ना आपकी फिजिकली मेंटली एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वहीं पे आपको उठ के खड़ा होना होता है, GS पेपर 4 का पेपर देना होता है। GS4 का पेपर ऐसा होता है फिलोसफिकल काइंड ऑफ, एथिकल काइंड ऑफ, जहाँ आपको खूब पढ़ना है। तो यहीं पर अपनी एनर्जी को पुश करना है आपको, ताकि GS4 का पेपर ख़राब ना हो आपका, ठीक है। अब हम देखो सीधा क्वेश्चंस पे मूव करेंगे हम, ठीक है, कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस रहे, क्या रहा, हम सारा बात को डिस्कस करेंगे। देखो जो इस बार का पहला ही क्वेश्चन था ना गाइस, वो आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन पे था। और बोला जा रहा है कि ये एक ना डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट है। कैसा है? डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग। और ये एक डिबेटेबल इशू है, इसमें कहा है क्रिटिकली हमें इसको एग्जामिन करना है फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखो इस आंसर में आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर डेफिनेटली एक इनपुट तो है ही, मतलब एक ऐसी चीज़ तो है ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे कि आपकी रैशनल डिसीजन मेकिंग, एक डिबेटेबल इशू है कि वो रैशनल डिसीजन मेकिंग दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा। अगर आप एथिकल स्टैंड पॉइंट से देखो तो बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन का डर है हमें, वो क्या है? बायस और डिस्क्रिमिनेशन, बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन का। फिर आप लिखोगे बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन कैसे है जी? तो आप बताओ जो एआई का सिस्टम है ना, जो एआई का पूरा सिस्टम है वो डेटा से आ रहा है। तो डेटा जैसे ट्रेंड किया जाएगा वो वैसे ही आएगा। अब डेटा मान लो अगर डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का है, डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स देने वाला है, तो फिर कैसे मामला बनेगा? तो यानी कि यहाँ पर हायरिंग करना, लेंडिंग करना, क्रिमिनल जस्टिस, बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। फिर सेकंड जो प्रॉब्लम है एआई रिलेटेड चीज़ों में, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी जो एआई की जो पूरी एल्गोरिथम है ना, उसमें बहुत डिफ़िकल्ट है किसी डिसीजन पे पहुंच पाना। फिर अकाउंटेबिलिटी की बहुत चिंता है। फिर जॉब डिस्प्लेसमेंट की दिक्कत लग रही है। अकाउंटेबिलिटी की चिंता इसलिए है कि एआई मिस्टेक कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है, ट्रस्ट इससे हिल जाएगा। जॉब से क्या होगा? ऑब्वियसली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी, बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि ना एआई का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग एथिकल हो जाए? उसके लिए ऐसा क्या क्या कंसर्न्स एड्रेस करने की ज़रूरत है? तो उसके लिए आप बताना कि देखो एआई जो है ना, इट हैज़ टू इंश्योर योर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और इस्टेब्लिश करना है हमें एथिकल गाइडलाइंस, ये बहुत ज़रूरी है। इस्टेब्लिश करना है हमें एथिकल गाइडलाइंस, हमें इस्टेब्लिश करनी है। ये सब करना हमें बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम ना प्रमोट करें एक ऐसा एआई जो रिस्पॉन्सिबल हो, इसका एआई एल्गोरिथम बड़ा एक्सप्लेनेबल हो, तब तो ये हमारे साथ टिक जाएगा, वरना बहुत बड़ा हमारे लिए दिक्कत की बात आने वाली है। अब हम चलते हैं आंसर नंबर 2 की ओर, जिसमें हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन भी इसमें 150 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कितने लेंथी क्वेश्चन आए हुए हैं। कहता है एथिक्स encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organizations towards morally responsible behavior. Explain the key dimensions of ethics that influence human actions. Discuss how these dimensions shape ethical decision making in the professional context. ठीक है। अब देखो जो एथिक्स है ना, उसमें कई सारे कीज़ तो हैं, और सबसे जो बड़ी डायमेंशन है आपके एथिक्स के अंदर आती है जब आप किसी के ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर, किसी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करते हो, उसमें सबसे पहले आता है डिओंटोलॉजी। क्या आता है? डिओंटोलॉजी, यानी कि ये एथिकल फ्रेमवर्क का एक ऐसा पैरामीटर है जहाँ पर हम फोकस करते हैं, फोकस ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स।
ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये हो जाएगा डिओंटोलॉजी। सेकंड हो जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म यानी इसका मतलब होता है ये जो अप्रोच है ये मैक्सिमाइज करेगी हैप्पीनेस और सफरिंग्स को दूर करेगी। मैक्सिमाइज हैप्पीनेस और मिनिमाइज सफरिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें ही सी वर्चू एथिक्स। वर्चू एथिक्स पे आप क्या लिखोगे कि ये पर्सपेक्टिव कैरेक्टर का डेवलपमेंट करेगा, ऑनेस्टी का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, करेज को डेवलप करेगा, ये आपके कंपैशन को डेवलप करेगा। फिर डी आप लिख देना, इसमें जस्टिस भी देगा ये वाला डायमेंशन। तो यानी अगर इन डायमेंशंस को अगर हम शेप कर लें तो इससे एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा एक डिसीजन मेकिंग निकल कर आ सकता है। जैसे डिओंटोलॉजिकल अप्रोच आपको क्या बताएगी, कोड ऑफ कंडक्ट बताएगी। यूटिलिटेरियन एस्पेक्टिव आपको बताएगा भाई कैसे हमें इसको इस्तेमाल करना है और कैसे हमें आगे यूटिलिटेरियन अप्रोच से हम कैसे हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज़ करें, सफरिंग्स को लोगों की, सिटीजन्स की दूर करें, चीज़ों को कैसे सिटीजन सेंट्रिक बनाएं, राइट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सॉरी 2 का ए पार्ट। देख रहे हो आप कितने सब पार्ट्स ही हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट इनफ टू टॉक अबाउट पीस, वन मस्ट बिलीव इन इट, एंड इट इज़ नॉट इनफ टू बिलीव इन इट, वन मस्ट एक्ट अपॉन इट। मतलब कि शांति के बारे में सिर्फ बातें ही नहीं करनी है बल्कि उस पर भरोसा करना है, भरोसे के साथ साथ उस पर कर्म भी करना है। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ये कह रहा है कि जो मेजर वेपन इंडस्ट्रीज है डेवलप्ड नेशंस की, वो एडवर्सली इन्फ्लुएंस हो रही हैं कॉन्टिन्यूशन ऑफ नंबर ऑफ आपके वॉर्स पर, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो कह रहा है ये एथिकल कॉन्सिडरेशंस क्या हैं पावरफुल नेशंस के पार्ट टुडे इंटरनेशनल एरिना में, ताकि ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बंद हो पाए, ख़त्म हो पाए, ऐसा क्या करा जाए। कह रहा देखो ये आपका आंसर है 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। देखो मेजर जो वेपन इंडस्ट्रीज़ हैं डेवलप्ड नेशंस की, सही बात है भाई, वो सेल्फ इंटरेस्ट प्रॉफिट इस पे ही चल रही हैं। अब एथिकल डायलेमा पे चलते हैं कि हम एथिकल डायलेमास क्या क्या आते हैं। देखो सबसे बड़ा एथिकल डायलेमा पता है क्या है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि दीज इंडस्ट्रीज मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। फिर दूसरा पैरामीटर क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है कि कौन, जो भी ये सब लोग कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फिर इसका क्या कोई ऑल्टरनेटिव पाथ नहीं है, क्या कुछ और नहीं हो सकता, ये पूछा गया। कह रहा इन एथिकल कंसिडरेशंस को एड्रेस करने के लिए हमारे पास क्या है। कह रहा हमें सबसे पहले ज़रूरत है रिड्यूस मिलिट्री स्पेंडिंग, रिड्यूस मिलिट्री स्पेंडिंग। रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है रिसोर्सेज को सोशल प्रोग्राम्स में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। क्यों कंट्रीज़ मिलिट्रीली इतना बढ़ाने की कोशिश करती हैं, तुम अपना ह्यूमन कैपिटल बढ़ाओ। उसके बाद यू शुड नेगोशिएट, पूरे वर्ल्ड वाइड क्या होना चाहिए, नेगोशिएट आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, कि भाई ट्रीटी पे साइन करो, क्या हुआ भूल गए सॉल्ट और स्टार्ट ट्रीटी। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन डिप्लोमेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन्वेस्ट इन डिप्लोमेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करना है पीसफुल वे, है ना। और हमें साथ ही प्रमोट करने होंगे ह्यूमन राइट्स, प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस। और ये सब बहुत रिस्पॉन्सिबल है, यही एक जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड बना पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला होगा, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट।
ये क्या कह रहा है? कह रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये आउटकम्स हैं ह्यूमन ग्रीड के इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। जिससे ये पता चलता है, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन विच एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इज हेडिंग टुवर्ड्स लॉस ऑफ लाइफ। यानी कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, जो ये क्लाइमेट चेंज है, इसका नतीजा ये मतलब ये कहाँ से आया? कह रहे हैं ये होना ही शुरू इस वजह से हुआ क्योंकि अल्टीमेटली ये ह्यूमन ग्रीड की वजह से हुआ है। इंसान के अपने लालच इतने बढ़ गए थे जिसकी वजह से ये हुआ है। कह रहा है इसकी वजह से इंसान को खुद भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है कितनी सारी स्पीशीज़ का, ह्यूमन बीइंग को खुद लॉस ऑफ लाइफ देखना पड़ रहा है। कह रहा है कि ऐसी चीज़ों को कैसे एंड करें ताकि लाइफ प्रोटेक्ट हो जाए और इक्विलिब्रियम एक क्रिएट हो जाए, एक बैलेंस क्रिएट हो जाए बेसिकली बिटवीन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे अब हम नेक्स्ट अपना पार्ट। कह रहा देखो जी, इसमें बेसिकली आपको ये समझना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली ह्यूमन ग्रीड और शॉर्ट साइटेडनेस को दिखाती है। इससे हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं। कह रहा देखो अगर हम चाहते हैं ना इसको चैलेंज को एड्रेस करना और लाइफ को प्रोटेक्ट करना, तो सबसे पहले तो हमें क्या मूव करना पड़ेगा? ट्रांजिशन टू रीन्यूएबल एनर्जी, ट्रांजिशन टू रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। हमें बिल्कुल शिफ्ट करना पड़ेगा सोलर, विंड और हाइड्रो पावर की तरफ। ठीक है, फिर रिड्यूस करना है हमें कार्बन इमिशंस को, रिड्यूस कार्बन इमिशंस को हमें ख़त्म करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को इंडस्ट्रीज से, ट्रांसपोर्टेशन से, एग्रीकल्चर से, हर जगह से। ठीक है, और हमें क्या प्रमोट करनी है? प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस प्रमोट करनी है हमें। ठीक है, जिससे कि हमें कैसे कैसे प्रमोट करनी है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस? वेस्ट रिड्यूस करके, कंजम्पशन का पैटर्न हटा के, रिफॉरेस्टेशन करके, इस तरह से। फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्लाइमेट अडेप्टेशन की तरफ। क्लाइमेट अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कितने भी जो क्लाइमेट चेंज से जुड़े इम्पैक्ट आ रहे हैं, सी लेवल का राइज होना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट होना, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि यहाँ पर हमें साथ में मिलके ये काम करने होंगे ग्लोबल चैलेंज को डील करने के लिए। और अगर हम ये कर देते हैं तो हमारा एक फ्यूचर सस्टेनेबल बनेगा, न्यू इंडिया एक अच्छा क्रिएट हो जाएगा और हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक हैं उसको भी हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको दिए हुए थे 3 कोटेशंस, गिवन बिलो आर 3 कोटेशंस ऑफ द ग्रेट थिंकर्स। व्हाट डू ईच ऑफ दीज कोटेशंस कन्वे टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट? तो आपको 150 शब्दों में लिखना है। सबसे पहला जो कोट दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद का, जो कि आपको 150 शब्दों में लिखना है। 10 नंबर का है ये। कह रहा लर्न एवरीथिंग दैट इज़ गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे टू ऑब्जर्व इट, डू नॉट बिकम अदर्स। मतलब ठीक है कि सबसे आप सीखो और लेकिन अपनी लाइफ में अपनी तरह से ऑब्जर्व करो, दूसरे की कॉपी मत बन जाओ, अपना वजूद मत खोलो। तो स्वामी विवेकानंद जी ये बात क्यों कह रहे हैं कि आपका एक यूनिक, स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंदा का जी का जो ये कोट है ना, ये बड़ी अच्छी बात ये कह रहा है कि हमें क्या करना है? अडैप्ट नॉलेज टू आर ओन यूनिक circumstances एंड पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद इसका मतलब ये भी है कि हम अब क्या करें? वी कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड विजडम ऑफ अदर्स, वी कैन लर्न फ्रॉम द experiences and wisdom of others से हमें सीखना है। ठीक है, जैसे कि इन एड्रेसिंग, मान लो ऐसे एग्जांपल दे दो, इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज है ना, मतलब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? वी मस्ट इनोवेटिव
एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट सोल्यूशन निकालने हैं, कल्चरली अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस निकालने हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज वाला है ना, और स्पेसिफिक नीड एंड वैल्यू का हमें कदर करनी है। तो अप्रोच से क्या होगा, दिस अप्रोच एम्फेसाइजेस, इससे क्या होगा, इनकी सोच से जो उन्होंने बोला है, एम्फेसाइजेस क्रिटिकल थिंकिंग, इससे हमें हमारी थिंकिंग बढ़ेगी, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, हमारी एजेंसी होएगी, एजेंसी इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस या ग्लोबल इश्यूज। ठीक है, ये लिख के आप ख़त्म कर देना आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट कोट, हम चलते हैं नेक्स्ट कोट की ओर। नेक्स्ट कोट देखो आपको दिया हुआ है सरदार पटेल जी का। क्या कोट है सरदार पटेल जी का, कि फेथ इज़ ऑफ नो अवेल इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, फेथ एंड स्ट्रेंथ बोथ आर असेंशियल टू अकम्प्लिश एनी ग्रेट वर्क। कह रहा देखो, शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं है, मतलब शक्ति है पर विश्वास नहीं है, फिर क्या फ़ायदा। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी हमें किस पे डिस्कस करना है, फेथ एंड स्ट्रेंथ पर। अब देखो, इसमें आप लिखना इस वाले कोट के लिए, ये जो कोट आपको दे रखा है सरदार पटेल जी का कोट दे रखा है, राइट। अब इस कोट के लिए आप ये बोलना कि देखो जी सही बात है, इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे आपको ना, इफ़ यू एड्रेस मान लो ग्लोबल चैलेंज ही हमें करना है, इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, मान लो इसी को लेते हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसमें यू शुड हैव अ विजन, हैविंग ए विजन एंड ए बिलीफ फॉर बेटर फ्यूचर, फॉर बेटर फ्यूचर, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, इट इज़ इक्वली एसेंशियल टू हैव अ डिटर्मिनेशन भी चाहिए, हमें डिटर्मिनेशन भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए और कलेक्टिव विल भी चाहिए। अभी देखो इतनी सारी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, जैसे अभी इतनी मिलिट्राइजेशन के लिए ऊपर अभी हमने क्वेश्चन किया ही, तो वो नेसेसरी एक्शन के लिए डिटर्मिनेशन, रिसोर्सेज, कलेक्टिव विल चाहिए होगी, तभी हम फुलफ़िल कर पाएंगे। अब फेथ पता है क्या होता है, विश्वास हमें ना मोटिवेशन देता है, फेथ प्रोवाइड्स मोटिवेशन। और स्ट्रेंथ पता है हमें क्या देती है, स्ट्रेंथ हमें देती है कैपेसिटी टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, कैपेसिटी टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए काम करती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कोट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट कौन सा कोट है, नेक्स्ट जो हमारा कोट आया है वो इमैनुअल कांत जी का आया है। कह रहा क्या, कह रहा इन लॉ अ मैन इज़ गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट ऑफ अदर्स, इन एथिक्स इज़ गिल्टी इफ़ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। कह रहा देखो, कानून के अनुसार यदि मनुष्य दूसरों के अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह दोषी है, नीति शास्त्र के अनुसार यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है तो भी वह दोषी है, यानी सिर्फ सोच लेने से भी दोषी है। तो यहाँ पर इमैनुअल कांत जी का जो है ये, इसको हम डिस्कस करते हैं, लिखते हैं इसके बारे में। देखो इमैनुअल कांत जी ना इसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लीगल गिल्ट वर्सेस एथिकल गिल्ट। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए दिस मीन्स दैट वाइल वी मे बी लीगली कंप्लेंट, हमारा एक्शन एथिकली क्वेश्चनेबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉरपोरेट है, ठीक है, वो लीगली अलाउ करती है कि पॉल्यूट करो एनवायरनमेंट को, लेकिन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू में उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। तो एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग नॉट ओनली, आपको खाली जब भी अब आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ corporates who decides to pollute the environment, which is illegally allowed but ethically it creates negative कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप ये बता दोगे।
है ना। तो लीगल इम्प्लीकेशन के बारे में बताना कि मॉरली इससे आपको बहुत ख़राब लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया ये, लाइक, है ना। तो इसमें ये सारी बातों को डिस्कस करना है कि इस कोर्ट में आपको लीगल इम्प्लीकेशंस के साथ साथ ये भी देखना है कि कभी कभी हमें मॉरली भी, एथिकली भी करेक्ट होना ही होता है। अगर हम मॉरली करेक्ट नहीं है, एथिकली करेक्ट नहीं है, तो कानून की नज़रों में हम कितने भी अच्छे हों, हमारे अंदर जो गिल्ट के फीलिंग्स होंगी वो हमें जीने नहीं देगी। ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट पे। देखो यहाँ पर ना बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पूछा है जस्ट एंड अनजस्ट का। किसका पूछा है? जस्ट एंड अनजस्ट का, कि कॉन्टेक्चुअल है। कहता है व्हाट वाज अ जस्ट ए ईयर बैक मे टर्न आउट टू बी अनजस्ट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है जो हो सकता है जो कल का सही था आज वह सही ना हो। तो चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट शुड बी कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटनी। जो कह रहा है जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए, जैसे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, ऐसे ताकि बच पाए। तो कह रहा है इसकी सूटेबल एग्जाम्पल्स है ना, इस बात को समझाओ आप। अब देखो इसके लिए हम बड़े ध्यान से समझते हैं क्या मामला है। कह रहा देखो जो कल सही था पर आज गलत है वो, उसके लिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं स्लेवरी का। कह रहा देखो स्लेवरी एक तरह पे एक टाइम पर पास्ट ईयर्स में बड़ी नॉर्मल और बड़ी एक्सेप्टेबल मानी जाती थी, बट आज की डेट में ये ग्रेव इनजस्टिस है, ये किसी के साथ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। स्लेवरी के बाद उठाओ भैया वुमेन्स राइट्स के ऊपर। वुमेन्स राइट में बहुत सारी सोसाइटी में पहले तो डिनाई था, बेसिक राइट, इनको एजुकेशन, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं मिलता था, बट अब ये मिलने लगा है, फंडामेंटल राइट बन चुका है ये। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें तो पास्ट में इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया जाता था, लेकिन आज हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो यानी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को बचाने के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए? कॉन्स्टेंटली री-इवैल्यूएट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? री-इवैल्यूएट करना चाहिए, एंड हमें अपने लॉज को अमेंड करना चाहिए, एंड अमेंड लॉज एंड पॉलिसीज़ to reflect evolving societal values and address changing circumstances ठीक है, ऐसे लिख के इसको छोड़ देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इसी 4th का सेकंड पार्ट कहता है कि माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म इग्नोरिंग द सब्सटेंस ऑफ मैटर रिजल्ट्स इन रेंडरिंग ऑफ इनजस्टिस। परसेप्टिव सिविल सर्वेंट इज वन हु इग्नोर सच लिटलनेस एंड कैरीज आउट ट्रू इंटेंट। इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। कह रहा है मामले के सारे को नज़रअंदाज करके, जो मामला होता है कोई भी मामला उठा मान लो, उसके सार को आपने नज़रअंदाज करा करके रूप के प्रति अविवेकी आसक्ति का परिणाम अन्याय होता है। एक समझदार सिविल सेवक वह है जो एक ऐसी शब्दिकता को नज़रअंदाज करता है और सच्चे इरादे से काम करता है। अब इसके बारे में बात को समझते हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा देखो जो माइंडलेस एडिक्शन होती है ना टू फॉर्म, रेंडरिंग से कि इनजस्टिस भी बढ़ जाता है, और अंडरलाइन मीनिंग इंटेंट। तो हमारा इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए? फोकसिंग ऑन अंडरलाइन मीनिंग एंड इंटेंट बिहाइंड एक्शंस। ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है आंसर का एम्फेसिस आपका क्या होना चाहिए? एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकसिंग ऑन द underlying meaning and intent behind actions rather than overly preoccupied with superficial appearances। ठीक है, ये एक बात आ गई मामला यहाँ पर। कह रहा है इसमें क्या क्या होता है? कह रहा है जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर करप्शन को लेते हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसको ऑनेस्ट और अपराइट रहना चाहिए, बट अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस में एंगेज पाया गया तो उसके एक्शन को आप मानोगे कि इसे सही किया है, अनजस्ट हो गए। सेकंड होता है ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ब्यूरोक्रेसी में अगर आपका एक्सेसिव रेड टेपिज्म है, ऑब्स्टेकल है, सिटीजन्स को आप डिलीवरी सर्विसेज की नहीं देते हो, फिर आप कर रहे हो क्या, इनजस्टिस। फिर एक शब्द होता है टोकेनिज्म। टोकेनिज्म का मतलब होता है कि आप कैसे इंडिविजुअल को हायर करते हो मार्जिनलाइज ग्रुप से, ठीक है, आप बिना एड्रेस किए कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कैसे है, तो विच डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ट्रू सोशल जस्टिस। फिर आपने देखो, आपने एड्रेस ही नहीं करा कि डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी किस फॉर्म में थी, सिस्टमैटिक देखा ही नहीं आपने। तो देखो, परसेप्टिव सिविल सर्वेंट वही है जो सुपरफिशियल अपीयरेंसेस को भाड़ में जाने दे और एक सही चीज़ को एड्रेस करे, ठीक है। तो ये आपको इस आंसर में लिखना है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपने अभी खुद डील करना है, ये वाला करते हैं, सोल ऑफ न्यू लॉ, भारतीय न्याय संहिता एज अ जस्टिस। हर क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप भी अटेम्प्ट करें, आई विल चेक इट आउट। और अपने ज्वाइन कर लो यार, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, व्हाई डोंट यू ज्वाइन इट, है ना, उसको ज्वाइन करो आप। क्वेश्चन क्या है, द सोल ऑफ न्यू लॉ भारतीय न्याय संहिता is justice, equality and impartiality based on Indian culture and ethos. Discuss this in the light of major shift from doctrine of punishment to justice in the present judicial system. क्या कह रहा है, समझते हैं हिंदी में भी एक बारी। न्याय कानून भारतीय न्याय संहिता BNS की आत्मा भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर अधिक आधारित न्याय समानता और निष्पक्षता है। वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की और बड़े बदलाव के आलोक से इस पर चर्चा करनी है। यानी वी हैव टू डिस्कस दिस नया बिल जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, यानी एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है फ्रॉम, सिग्निफिकेंट शिफ्ट है फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट to a focus on justice, equality and impartiality, ठीक है ना। अब इसके हमें क्या ज़रूरत थी, हमने क्यों ऐसा फैसला लिया, क्यों इतना इवॉल्विंग रखा। देखो, हम ना चाहते हैं, एम्फेसिस हमारा है ऑन रिहैबिलिटेशन, एम्फेसिस ऑन रिहैबिलिटेशन, यानी फोकस क्या है, रिहैबिलिटेटिंग ऑफेंडर्स रादर देन ऑन सिंपली पनिशिंग दैम। फिर हम ये भी चाहते हैं विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखना, इसलिए हमने लेकर आए ये, ऐसे थोड़ा ना लेकर आए, कोई मकसद था इसके पीछे। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच का मतलब है हम ना नीड एंड इंटरेस्ट जो भी विक्टिम ऑफ क्राइम है उसको प्रायोरिटाइज करें। फिर ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत अगर कोई मीडिएशन आर्बिट्रेशन से कुछ हो सकता है तो उसको वहीं सॉल्व कर दिया जाए। यार हम ये भी चाहते हैं कि एक्सेस टू जस्टिस भी बढ़े, इसलिए हमने ये कोशिश करी है। तो यानी कि हम क्या चाहते हैं, एक जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच चाहते हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, एक इक्विटेबल जस्ट सोसाइटी हमारी बन जाए, उसके हमारे ये सारे मकसद हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन, एक केस स्टडी ले लेते हैं, ठीक है। केस स्टडी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मिशन कर्मयोगी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। देखो, इसी केस स्टडी को हम लेते हैं, ये वाली जो सबसे पहली केस स्टडी है ना, इसी को हम सबसे पहले लेते हैं। देखो इस केस स्टडी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 था ना आपका, ठीक है। ठीक, देखो इस केस स्टडी में कहता है कि देयर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल कंपनी जिसका नाम है ABC, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड है और वो थर्ड वर्ल्ड सिचुएटेड है, और यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आप CEO और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर कंपनी का आपके पास ही है। फास्ट टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ने कई सारी चिंताओं को आपको ग्रसित कर दिया कि भाई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट तो हो गई, तकनीकी तौर पे तो आप काफ़ी इम्प्रूव हो गए तकनीकी तौर पर, लेकिन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का आपके पास रोज़ फ़ोन आ रहा है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से आप परेशान हो, जनरल पब्लिक आपसे बार बार सवाल कर रही है, तो यू कन्फ्रंट सब्सटेंशियल इशूज़ अबाउट बिजनेस एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। 2023 में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ मिला, ग्रीन हाउस गैस एमिशन आपका 48% बढ़ गया कंपेयर टू रिकॉर्डेड लेवल 2019 के। फिर सिग्निफिकेंट आपने ये भी देखा कि एनर्जी का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपेंशन अगर आपने करी है तो वो एनर्जी बहुत खींचती है।
क्या ना, इस सब की वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली वार्निंग मिलने लग गई। एआई मॉडल्स में एक्सटेंसिव मशीनें तो बना दी आपने, लेकिन आपको वार्निंग भी मिल रही है कि आपने तो बहुत कमाल का काम कर दिया है, कि इतना कमाल की इतना एमिशन फैला दिया। तो ऑलरेडी, और ऑल्दो देयर इज़ अ कमिटमेंट, और गोल आपको पता है कि नेट जीरो एमिशन बाय 2030 करना है। अब चैलेंज आपके सामने ये है कि आपको ये एमिशन जो है वो लोअर करना है, और आपको एआई को भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आप उसमें भी पीछे नहीं हट सकते। तो आपका गोल ये है कि आप सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करोगे रिन्यूएबल एनर्जी में। और डिफ़िकल्टी यही है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में बहुत चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी इनोवेट होती है, तो मार्केट की स्टैंड भी प्रिजर्व रहे, शेयर होल्डर की वर्थ भी प्रिजर्व रहे, आप इनोवेशन भी कर पाओ, प्रॉफिटेबिलिटी भी बना पाओ, सस्टेनेबिलिटी भी बना पाओ, और एथिकल कंसिडरेशन भी कोई ऐसा ना आए, एथिकल कोई ऑब्लिगेशन भी ना आए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो इसीलिए सबसे पहला ही आपसे सवाल केस स्टडी का किया गया है, व्हाट इज़ योर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस पोज इन द अबव केस। अब चलो इमीडिएट रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं कि इस केस में इमीडिएट रिस्पॉन्स आपका क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इसका इमीडिएट रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले ना फॉर्म करो अ टास्क फोर्स। कैसे टास्क फोर्स बनाओगे? आप क्रॉस फंक्शनल टीम को बुलाओ और उसको बोलो, भाई एआई जहाँ जहाँ ऑपरेट कर रहे हो उसको ना एक एक्शन प्लान बनाओ, इसका कैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा। सबसे पहला काम ये करो। फिर कंडक्ट ए थॉरो ऑडिट करो। आप थॉरो ऑडिट करना है आपको, एनर्जी की कंजम्पशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, सारा कुछ। फिर इन्वेस्ट करना है आपने, इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाओ और फटाफट उसको फॉसिल फ्यूल्स को हटाना शुरू कर दो। फिर इम्प्लीमेंट करो एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि आपका एनर्जी का भी बहुत पैसा लग रहा है, एनर्जी में बहुत वेस्ट हो रहा है। इम्प्लीमेंट करो आप एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स लो आप। ठीक है, इसको कर लो। फिर इंगेज विद स्टेक होल्डर्स, इनके साथ तो आपको मीटिंग रखनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये काम कर लो आप, तो इससे आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो इसमें है, ये तो आप इमीडिएट रिस्पॉन्स दोगे। एथिकल इश्यूज़ क्या है इन्वॉल्व इन द अबव केस। अब हम चलते हैं अपने एथिकल इश्यूज़ की ओर कि ऐसे कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ आ रहे हैं इनको करने के लिए। सबसे बड़ी बात, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का क्या करें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कंपनी रैपिड एक्सपेंशन कर रही है, एआई ग्रोथ हो रही है, लेकिन इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। फिर आप बताओगे कि इंटर जनरेशनल इक्विटी, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इंटर जनरेशनल इक्विटी का मतलब है कि कंपनी का एक्शन कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा फ्यूचर जनरेशन की ग्रोथ को। फिर CSR, आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आ जाएगा आपके सामने। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाएगी कि आप ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, मार्केट में आपके लोगों की वैल्यू ख़राब हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये तो हो गए मामला। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पे क्वेश्चन कह रहा है, योर कंपनी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टू बी पेनलाइज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल जायंट्स, व्हाट लॉजिकल एंड एथिकल आर्गूमेंट विल यू पुट फॉरवर्ड टू कन्विंस अबाउट इट्स नेसेसिटी। तो आप क्या करोगे, आर्गूमेंट क्या दोगे फॉर नेसेसिटी के लिए, आर्गूमेंट्स फॉर नेसेसिटी। तो उसके लिए आप बताओगे, अगर कंपनी में पेनलाइज की बात हुई है तो मैं बताऊंगा कि देखो जी, इनोवेशन इज़ एसेंशियल, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कंपनियां इनोवेशन में बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं। पहले तो आप यही बताओगे। फिर आप बताओगे कि सोसाइटी को एआई के बेनिफिट क्या है, बताओ एआई बेनिफिट्स टू सोसाइटी। आप बताओ कि हेल्थ केयर चैलेंजेस दूर हो जाएंगे, एजुकेशन प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज सब दूर हो जाएगा। तो उसके बाद आप बताओ मिटिगेशन एफर्ट बताओगे आप अपने तरफ से। अब आप और क्या करोगे, तो मिटिगेशन एफर्ट में आप बताओ कि वी आर मिटिगेटिंग ऑन वेरी मच कमिटेड टू मिटिगेट आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और फिर आप बताना कि वी आर इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी। और फिर आप बताओ कोलैबोरेशन कर रहे हैं हम, कोलैबोरेशन इज़ की, वी आर ओपन टू कोलैबोरेट, अदर भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके साथ यही सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालेंगे। ऐसे कन्विंस करना पड़ेगा आपको
फिर डी पार्ट क्या कह रहा है कि बीइंग अ कंसाइंस बीइंग, what measures would you adopt to maintain a balance between AI innovation and environmental footprint? इसके साथ क्या करोगे आप? तो कह रहे देखो अब ना बैलेंस करना है हमें. क्या बैलेंस करना है? बैलेंसिंग AI इनोवेशन, बैलेंसिंग AI इनोवेशन. सबसे पहली बात तो हमें यही करनी है, बैलेंसिंग AI इनोवेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स. तो उसके लिए व्हाट विल नीड टू डू इज सस्टेनेबल AI डेवलपमेंट. सस्टेनेबल AI डेवलपमेंट, सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि एनर्जी एफिशिएंट काम करना चाहिए. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? सर्कुलर इकॉनमी. हम क्या करते हैं? हम रिड्यूस करेंगे वेस्ट को और रिसोर्स के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे हम. फिर हम क्या कर देंगे? कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम चलाएंगे. कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम भी हम चलाएंगे ताकि इन्वेस्ट करेंगे हम ऐसी जगहों पर जिससे कि हमारा इमिशन जो है वो कंपनसेट हो पाए. फिर हम ना PPP मॉडल पे भी चलने को तैयार हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी हम चलने को तैयार हैं. फिर आप बताना एथिकल AI गाइडलाइंस के बारे में कि अगर हम ये सारे स्टेप लेते हैं तो इससे हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मिनिमाइज़ होगा और एक सस्टेनेबल फ्यूचर हमारा क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपने देने हैं. अब देखो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं. जहाँ प्रॉब्लम आएगी मैं आपसे सारे शेयर कर दूँगी टेलीग्राम लिंक पे, वो आप करो, है ना, क्योंकि मैंने आपको एक फ्रेम दे दिया कि दिस इज़ हाउ यू कैन नीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. ठीक है, so guys, thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.